हेलो दोस्तों। होपफुली आप सब बेहतर होंगे। आज की हमारी सीरीज में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करेंगे जी7 के बारे में। हालांकि जी7 को कई लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है। बिकॉज जी7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कई तरह की जो बेसिक फीचर्स हैं वो लैक करता है, जैसे कि एक परमानेंट सेक्रेटरीट, एक प्रॉपर चार्टर का होना, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का होना, या एक अहम ट्रीटी जिसके थ्रू इस ग्रुप को बनाया गया हो। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, उस पहली वीडियो में हमने बात की थी कि कई सारी ऐसी इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स भी हैं जो कि हालांकि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन के तहत नहीं आती, पर वो एक अहम रोल निभाती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर। उनमें से सबसे अहम और ग्रुपिंग्स में से एक है जी7। जी7 इसे ग्रुप ऑफ सेवन कहते हैं, जो कि इनिशियली जी6 था, फाउंडेड इन 1975। जबकि जिसमें कि बाद में कनाडा ज्वाइन जब करता है तब वो जी7 बन जाता है। इनिशियली जब ये बना था 1975 में, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो शामिल थे, फ्रांस के, यूके के, जर्मनी के, यूएस के, इटली के और जापान के। बाद में इसमें कनाडा ज्वाइन करता है। ये कहीं ना कहीं सिंबल था वेस्टर्न लिबरलिज्म का। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के बाद यानी 1991 के दौर के बाद में रशिया भी इसका हिस्सा बनता है। पर जिस तरह से हमने देखा है वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई, नेटो वर्सेस रशिया की लड़ाई चलती है, उसी तरह जी7 में भी लव एंड हेट रिलेशनशिप है। बिकॉज अमेरिका इसमें सबसे बड़ा एक इकोनॉमिकल ब्लॉक है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई एक राइवल ब्लॉक विद इन दिस ग्रुपिंग उससे ज़्यादा ताकतवर हो। तो आप देखेंगे कि जब जॉर्जियन क्राइसिस होता है, यूक्रेनियन क्राइसिस होता है, आप रशिया को इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो ये जी8 बनता है और अगेन ये वापस जी7 बन जाता है जब इसमें से रशिया को हटा दिया जाता है। जब 19 एक चीज़ और 1997 में रशिया ज्वाइन करता है जी7 को। ठीक है, तो जी7 या जी6 इनिशियली था क्या? देखिए, 1970s का वो दौर है जब अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने हाइट्स पे था। ग्लोबल करेंसी मार्केट में भयंकर क्राइसिस हो रहे थे, ऑयल क्राइसिस था। उस दौर में जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट जीडीपी रेट्स वाली जो कंट्री थी, जिनका जीडीपी शेयर और ट्रेड पे कंट्रोल था, ये हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज थी। आप देखें जो इनिशियली जी5 है उसमें है कौन? उसमें फ्रांस है, उसमें यूके है, उसमें जर्मनी है, उसमें यूएस है, उसमें इटली है, उसमें जापान है। ये कौन है? ये वो कंट्रीज हैं दुनिया की तमाम बड़ी एमएनसीज को, टीएनसीज को उस दौर में कंट्रोल कर रही थी। ये वो कंट्रीज थी जो दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। ये वो कंट्रीज थी जो कहीं ना कहीं उस समय दुनिया के इकोनॉमिकल सिस्टम की मास्टर थी। तो इन्हें इस ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? उन्हें इस ग्रुपिंग की जरूरत पड़ी बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए कि ग्लोबल लेवल पर जो करेंसी मार्केट है, ग्लोबल इकोनॉमिकल मार्केट है, उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस 1970s का दौर ऑयल क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस के इम्पैक्ट में अरब इसराइल वॉर के चक्कर में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, ऑयल क्राइसिस के नतीजे में दुनिया की इकोनॉमी स्टेगनेटेड हो गई थी। जब स्टेगनेटेड होगी तो जो कंट्रीज कंट्रोल करती हैं उन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो कंट्री मेजर शेयर होल्डिंग करती है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ये कंट्रीज चाहती थी कि दुनिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके मसले, तमाम ट्रेड डील्स के मसले, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के जो मसले हैं वो स्मूथली चलते रहें इनके। अब आप कह सकते हैं ये तो अच्छी बात है ना, ये तो चाह रहे हैं दुनिया में स्टेबिलिटी हो। बट इसका नेगेटिव साइड या इसका काउंटर आर्गुमेंट ये स्टेबिलिटी इसलिए चाहते थे ताकि इनका कंट्रोल बरकरार रह सके, ये कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमी पे अपनी सब्सटेंशियल ग्रिप को बना के रख सके। मेन फोकस क्या था जी6 का, जो बाद में जी7 हुआ, फिर जी8 हुआ, फिर वापस जी7 हुआ? इसका मेन फोकस था ग्लोबल करेंसी मार्केट में बेटर कोऑर्डिनेशन करना। 1971 का जो एक्सचेंज क्रैश था उसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमिकल इश्यूज को बेहतर तरीके से हैंडल करना, जो 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद में आता है। बेसिकली इन शॉर्ट, वेस्टर्न लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन आउट करते हुए अपनी प्रिविलेज पोजीशन को बरकरार रखना। ये वो कौन कंट्रीज है? ये जी6 जी7 कौन है? ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास मेजोरिटी वोटिंग कोटाज हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। अब IMF World Bank is informal organization, but when the members or when the finance ministers or the members of or the chairmen of the central banks of these countries sat together in the G7 meetings, this basically ग्लोबल साउथ ब्लेम करता है कि जी6 जी7 IMF वर्ल्ड बैंक का एजेंडा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हो, चाहे चाहे लोन देने की शरायत हो, ये वो खुद अपनी जी7 की मीटिंग्स में डिसाइड करता है। इन शॉर्ट, जी7 ग्लोबल इकोनॉमी पे अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करता है। ये इस पे एक नेगेटिव इल्ज़ाम लगता रहा है, जो कि सच है। बिकॉज आप देखें, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोप,
जापान और अमेरिका, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएस इंक्लूड, ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब इनकी इनफॉर्मल मीटिंग्स जो होंगी, जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को एजेंडा सेट डाउन करेंगे, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स का हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट का हो, चाहे वो करेंसी मार्केट का हो, तो उसके अगेंस्ट कौन जाएगा? जाहिर सी बात है ना, यू आर द वन हु आर डिसाइडिंग इट, यू आर द वन हु इज कंट्रोलिंग द होल सिस्टम, so definitely you guys are going to formulate the policies जो आपके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। उसी के नतीजे में ये जो ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिबेट हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी, उसमें यही बात निकल कर आती है कि G7 जैसी कंट्रीज IMF वर्ल्ड बैंक को मैनिपुलेट करते हैं अपने फेवर के अंदर। अब G7 की अगर हम बात करें, तकरीबन तकरीबन 250 से 300 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बीच का इनका कंबाइंड जीडीपी है, जो ग्लोबल वेल्थ का करीबन करीबन 60% से ऊपर बनता है। तमाम कंट्रीज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एंजॉय करने वाली हैं। अच्छा, इसमें इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन भी याद करिए रिप्रेजेंटेड है, बिकॉज जर्मनी, यूएस, सॉरी जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, दे आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इनडायरेक्टली दे आर देयर। तमाम दुनिया की जीडीपी का 46% हिस्सा, 40% आज की तारीख में बात करें चाइना के चेंज के बाद भी ये कंट्रोल करते हैं। इनका मेजर कंसर्न शुरू से रहा है ग्लोबल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, पीस और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हुए इन वर्ल्ड पावर्स की एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी को बनाना, ताकि अननेसेसरी का इकोनॉमिकल कंपटीशन ना हो, ट्रेड वॉर्स ना हो, टैरिफ वॉर्स ना हो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज स्पेसिफिकली 91 के बाद जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल कर आई हैं, उन कंट्रीज का बेटर तरीके से ग्लोबल कैपिटलाइज सिस्टम के अंदर एक इंटीग्रेशन हो सके। इसी का नतीजा 1997 में आपने अपने सबसे बड़े एनिमी को G7 कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगेंस्ट में सोवियत यूनियन था। तो जब सोवियत यूनियन का पतन होता है, आप अपने सबसे बड़े फो को भी अपना मेंबर बना लेते हो, ताकि आप कैपिटलिज्म को मजबूत कर सकें। G7 अगर हम बात करें, ऑफिशियली स्टैब्लिश होता है 1985 में। 1975 से इसकी समिट मीटिंग शुरू हो चुकी थी। यूरोपियन कमीशन 1981 से ही इसकी मीटिंग्स को अटेंड करता रहा, बाद में यूरोपियन यूनियन बना, वो इसको अटेंड करता रहा। 1997 में रशिया इसको ज्वाइन करता है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। इसका मेन मकसद जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिकल पॉलिसीज को डिसाइड करवाना अमंग द मेंबर कंट्रीज, जिससे कि उनका डेवलपमेंट जो पाथ है वो स्मूथली चलता रहे, और साथ के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी और जो वर्ल्ड करेंसी मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी बरकरार रह सके। इसमें हर साल एक एनुअल हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होती है। इस फोरम को दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिकल इश्यूज को डिस्कस करने वाले फोरम के तौर पर देखा जाता रहा है। बेसिकली ये जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें तमाम ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस पर डिस्कशन किया जाता है, ग्लोबल सिक्योरिटी पर डिस्कस किया जाता है, टेररिज्म, एनवायरनमेंट, इन सब पर डिस्कस किया जाता है। ग्लोबल साउथ इसको हमेशा एक ऐसी मीटिंग के तौर पर देखता है जहाँ पे तमाम रिच कंट्रीज बिना मेजॉरिटी वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना वगैरह है, इनसे पूछे बिना ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले डिसिसिव फैक्टर्स के ऊपर एक्ट या रिएक्ट करती है। G7 भी G20 की तरह रोटेशनल बेसिस पे काम करता है। हर एक साल के लिए इसकी चेयरमैनशिप बदलती है, जिसका सीक्वेंस होता है फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया हटा दो, रशिया था, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ मेंबर, मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव इसमें आके बैठते हैं। अक्सर लोग इसको एक कॉफ़ी क्लब की तरह टैग करते रहे हैं कि ये वो कॉफ़ी क्लब है जो मेजॉरिटी व्यू जो दुनिया का है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ये ग्लोबल वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, बट एक ग्लोबल पॉपुलेशन को, डेवलपिंग कंट्रीज के एस्पिरेशन को, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज हम बात करें, चाइना और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इटली से, पर इटली बिकॉज एक ट्रेडिशनल पावर थी जो एक प्रिविलेज पोजीशन को एंजॉय कर रही है हिस्टोरिकली, वो बैठ के दुनिया के अंदर एक अहम इम्पैक्ट डाल रही है। लेकिन चाइना और इंडिया जो बदलते हुए ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। सो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहा है? ये इसकी मेजर क्रिटिक कहते हैं। कई लोग कहते हैं इसका मेन मकसद वेस्ट की हेजेमनी को बरकरार रखना है, बिकॉज IMF वर्ल्ड बैंक पे इनका कंट्रोल है, तो इनकी पॉलिसीज के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज जो लोन लेने जाती है, जैसे पाकिस्तान अभी IMF के पास गया, तो जो IMF की शर्तें होती हैं वो इन कंट्रीज की इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं या इनकी कंपनीज को सेफ गार्ड करती हुई दिखती है। इसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि न्यू कॉलोनाइजेशन, न्यू लिबरलिज्म का जो एक एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट, उसको फर्मली इस्टेब्लिश करते हुआ दिखता है। सवाल ये उठता है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है या ये वाकई में एक कॉफ़ी क्लब है? शायद ये वाकई में एक कॉफ़ी क्लब है, बिकॉज आप देखें कि बदलते हुए वक्त के अंदर जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी में एक मेजर चेंज आया, और चाइना
और इंडिया जैसी कंट्रीज का राइज हुआ और इटली जैसी ट्रेडिशनल कंट्रीज का डिक्लाइन हुआ, आपको इसमें वो चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ अभी भी वही P5 वाला काम चल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का, जो एक बार चौधरी बन गया वो हमेशा चौधरी रहेगा। इसने कहीं ना कहीं G7 के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई लोगों, वर्ल्ड चेंज हुआ, आप चेंज क्यों नहीं हुए। नतीजतन G20 का क्रिएशन हमें होता हुआ दिखता है। रशिया ने इसको 97 में ज्वाइन किया बिकॉज रशिया चाहता था उसका बेटर इंटीग्रेशन हो ग्लोबल इकोनॉमिकल मार्केट में, और G7 की ट्रेडिशनल कंट्रीज चाहती थी कि जिनका ट्रेडिशनल राइवल है वो जब इकोनॉमिकली उनसे इंटरमिंगल्ड होगा बहुत बेहतर तरीके से, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स वॉर को दबाती है। बाजार सबसे बड़ा धर्म है, हमने बार बार कहा, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है बाजार आज की तारीख में, तो बाजार इस पर कहीं ना कहीं होते हुए दिखता है इकोनॉमी। हालांकि यूक्रेन के अंदर, जॉर्जिया के अंदर रशियन एडवेंचर्स के चक्कर में जो नेटो से उसकी ग्रोइंग एंग्जाइटी, अभी देखिए माइनस जापान and Russia, every other country of G7 is member of NATO। और NATO ट्रेडिशनली कहने के लिए बना यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट रशिया को हमेशा लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट को और उनके एरिया ऑफ स्फीयर में इंटरफेयर करने के लिए कोशिश करता है। कोलाइजन होता है, नतीजतन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में रशिया टाटा बाय बाय कर देता है। 2014 में रशिया से कहा जाता है अब जाए। अब इसमें प्रॉब्लम है, जर्मनी वगैरह चाहते थे कि भाई रशिया पे एक्शन लो बट निकालो मत, जब रशिया निकलेगा तो ज्यादा रोक बनेगा। अमेरिका चाहता था रशिया को ऑल टुगेदर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में आइसोलेट करें, नेगेटिव इंपैक्ट। रशिया को अलग करने से रशिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज रशिया इज एन एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी, इट इज एन रॉ मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी, इट इज अ मिनरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। वो खरीदने के लिए इंडिया, चाइना जैसी कई कंट्रीज आगे आती हैं, स्पेसिफिकली एनर्जी। दिक्कत किसको आई? जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्री जो डिपेंडेंट थी सस्ती रशियन गैस के ऊपर, इवन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ सोवियत यूनियन, वो कहीं ना कहीं महंगी गैस खरीदने को मजबूर होती है, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा। डिक्लाइन रशिया का भी हुआ यूक्रेनियन क्राइसिस के चक्कर में। आप देखें रशिया की जीडीपी 4.5% और इन्फ्लेशन तकरीबन 15 से 20% चल रहा है। तो मतलब बदलते वक्त के साथ ये ट्रेडिशनल पावर्स की भी इकोनॉमी डिक्लाइन हुई, लेकिन वो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर चेंज होता हुआ दिखता नहीं। रशिया ने क्या करा, उसने यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, जिसके नतीजे में रशिया से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यूरोपियन यूनियन और G7 की दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी पे पड़ा, जो स्पेसिफिकली डिपेंडेंट थी रशियन एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। So basically it is an organization or it is a grouping whose main focus is to formulate short term economical policies, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर इन कंट्रीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, अननेसेसरी इकोनॉमिकल कंपटीशन से बचा जा सके, एक फर्म फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स को स्टैब्लिश किया जा सके, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को मैनेज किया जा सके, ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया जा सके, जिसमें टेररिज्म, इन्वायरमेंट सब कुछ आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, ये रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर नहीं है। ये बदलते हुए वक्त के साथ इंडिया, चाइना जैसी कंट्रियों के उभार के साथ, उसके साथ चेंज को एक्सेप्ट करता हुआ नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक न्यू कॉलोनाइजेशन के टूल की तरह, बिकॉज यही IMF और बैंक को कंट्रोल करती है कंट्रीज, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर डालते हुए दिखती है। मेजर क्रिटिसिज्म, ये न्यू कॉलोनियल क्लब है। बिल्कुल इट इज अ न्यू कॉलोनियल क्लब, बिकॉज अब इंडिया चाइना शामिल नहीं है इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक, IMF को आप एसएपीज के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, तो यू आर अ न्यू कॉलोनियल क्लब। बदलते हुए वक्त को रिप्रेजेंट नहीं करता, जाहिर सी बात है इंडिया चाइना वन नहीं है। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ये अक्सर बैकआउट मारता है। आप देखें किस तरह से अमेरिका वगैरह कार्बन क्रेडिट को बहुत विलिंगली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब उनको लगता है कि इन्वायरमेंट के चक्कर में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। G7 फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप भी हमारे जितने इन्वायरमेंटल कदम उठाएं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं भैया लोगों, पॉल्यूशन तुमने फैलाया, उस पॉल्यूशन के दम पे तुमने अपना ग्रोथ कर लिया, अब जब हमारे ग्रोथ का वक्त आ रहा है तुम हमारे ऊपर इन्वायरमेंटल इशूज डाल के हमसे कह रहे हो कि हम हमारी ग्रोथ रेट को डिक्लाइन करें, तो ये तो खुला तजाद है। स्टिल ये एक मेजर इकोनॉमिकल प्लेयर है, बिकॉज दुनिया की तमाम बड़ी एमएनसीज, टीएनसीज आज भी कंट्रीज इकोनॉमी, आज जापान की इकोनॉमी बहुत बुरे स्टेगनेशन में चल रही है इस दौर में, क्योंकि एक मेजर इकोनॉमिकल ब्लॉक है। आज भी बढ़िया एमएनसीज, टीएनसीज, जो ग्लोबल इकोनॉमी का फ्लो है, डॉलर करेंसी है, IMF वर्ल्ड बैंक में इनका शेयर है, साथ के साथ ग्लोबल नॉलेज फ्लो पे भी इनका कंट्रोल है। ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल नॉलेज फ्लो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इंटरनेट वगैरह, उस पर जो कंट्रोल करेगा, जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, वो दुनिया पर राज करेगा, ऐसा कहा जाता है। वो काफ़ी हद तक सच्चाई है। बेहतर होगा G7 को एक ज़्यादा इंक्लूसिव क्लब बनाए जाने के लिए कहा जाता है कि इसको बदलते वक्त के साथ चेंज होना चाहिए, नई कंट्रीज को शामिल करना चाहिए। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में एक नई इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ जिसका भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत हल्ला है, दैट इज G20। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्ते।